गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो भाई क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बोलिए। क्या चल रहा है? इकोलॉजी। यस सर, इकोलॉजी पढ़ा सर। एक और चीज कहनी सर, आप किसी दिन ना वो पढ़ा दीजिएगा, अर्थवॉर्म और फ्रॉग। ठीक है। सर आज क्या कराएंगे आप? इकोलॉजी यस सर। कि आप लोगों का कल स्कोर विस्टर का रिवीजन करा दें। सर इकोलॉजी करा दीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लाइन टू लाइन ही कर लेते हैं, ऐसा ना रहे कि कोई अधूरा रहे। ठीक है, चलिए। रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहलाते हैं, बस इतना याद कर लीजिए। सर हाईलाइट करते जाइएगा। हाँ, तो इनको लिख लो, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, एक क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ पे कर सकते हो, ये वाला पैरा याद कर सकते हो आप। गुड आफ्टरनून प्रत्युष। So he was honored with fellowship of the Indian National Science Academic and World Academy for Arts and Science and prestigious संजय गांधी अवार्ड इम्पोर्टेंट है इन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये लाइन तो बड़ी खतरनाक है। ड्यू टू हिज एफर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द एनसीईपी, जिसको बोलते थे नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन जो 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसके लिए कौन थे बेटा? आपके आर डी मिश्रा। और साथ ही साथ बाद में यही आके आजकल के समय में जो बोलते हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इसकी एक आधारशिला रखा था उन्होंने 1972 में। तो एनईसीपी बदल गया किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। और ये कब आया था? 1984 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कब आया? 1984 में। और नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कब आया था? 1972 में। इनको इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड मिला था, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो भाई ये सब तो ये जो आपका बुलबुल कैसे गाना गाती है मैकेनिज्म हो गया, बुलबुल क्यों गाना गाती है ये आपका इकोलॉजी इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई उसका गाने गाने का महत्व क्या है। तो आपको पता है बुलबुल इसलिए सिंग करती है क्योंकि उसको क्या करना होता है? मेटिंग। तो ट्रैक मेट, मेल को कांटेक्ट करना होता है, मेटिंग करना होता है। मेटिंग से क्या होंगे? उसके बच्चे, और उसकी जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी क्या होगी? आगे लोग उसको जानेंगे। क्यों? जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर यानी जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं, व्हाइट होते हैं। तो आपको भी पता है क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे रात में कलर्ड विजन नहीं होता है। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर? तो बी को हमें कैसे पता चल जाता है कि किस फ्लावर में नेक्टर है? यानी उसके अंदर क्या होगा? सेंसरी पार्ट होंगे, स्मेल रिसेप्टर होंगे, कीमो रिसेप्टर होंगे। विच डज कैक्टस हैव सो मेनी थर्म? व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न? तो एक तो बेटा डेजर्ट में पाया जाता है तो प्रोटेक्शन देगा, यानी डिफेंस हो गया। मार्फोलॉजिकल, मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन फॉर डिफेंस हो गया। और साथ ही साथ आपको पता है लीफ बदल गया स्पाइन में और स्टेम बदल गया है थिक। और क्या होगा? एक प्रकार से वाटर कंजर्वेशन भी हो गया। हाउ डज दिस
चिक स्पर्स रिकॉग्नाइज हर ऑन मदर। कैसे जो चूजे होते हैं वो अपने मदर को पहचान जाते हैं, ये सब आपका इकोलॉजी बताती है। You have already learned in previous college that ecology is a subject which studies with the interaction among organism and between the organism and its physical abiotic environment। तो कहते हैं अगर इकोलॉजी की डेफिनेशन दी जाए तो क्या होगा? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे ह्यूमंस एक जगह किसी पार्टिकुलर प्लेस पे जो ह्यूमन रह रहे हैं उनके साथ और भी ऑर्गेनिज्म होंगे लिविंग, उनका आपस में इंटरेक्शन और साथ साथ उनके एबायोटिक मतलब इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, ये कहलाता है इकोलॉजी। क्या कहलाता है भैया? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में कौन कौन से फैक्टर आएंगे? बायोटिक भी आएगा और एबायोटिक। बायोटिक का आपस में इंटरेक्शन और बायोटिक का एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन, एक कंप्लीटली मिला के कहलाता है आपका इकोलॉजी। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा ही था, मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होता था, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी स्टार्ट बोल सकते थे या सब मॉलिक्यूलर लेवल से भी बोल सकते थे। लेकिन बेटा आपका जो इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म बनेगा तभी इकोलॉजी आएगी। तो ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिलके बनाते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी और ये बायोम्स। तो आपकी एनसीईआरटी तो खाली 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखती है, लेकिन ये 4 नहीं 4 से ज्यादा होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिलकर बनाते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाते हैं? स्पीसीज। ठीक है, ढेर सारी स्पीसीज एक जगह रहती है तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी। और बायोलॉजिकल कम्युनिटी में क्या जोड़ दो? एबायोटिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम। कई सारे इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं बायोम्स। बायोम्स मिलकर बनाता है आपका बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर का नाम है अर्थ। तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग मैं हूं, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, ऐसे कानपुर में ढेर सारे लोग रह रहे हैं तो ये हो गया ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन यानी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन। फिर इंडिया में, फिर अमेरिका में, फिर यूक्रेन में, फिर रसिया में, हर जगह ह्यूमन की पॉपुलेशन रह रही है, चाइना में रह रही है। ये सब आपस में क्या कहलाएंगे? सिस्टर पॉपुलेशन। और सारी सिस्टर पॉपुलेशन मिलकर क्या बना दी? होमो सेपियंस। अब इस प्लेस पे जहाँ पे हम लोग कानपुर में रह रहे हैं तो हमारे साथ मैंगो का भी ट्री है, हमारे साथ डॉग भी है, हमारे साथ कैट भी है, हमारे पास इंसेक्ट भी है, हमारे साथ माउस भी है, सब है, मच्छर है, कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, सब है। यानी इनका आपस में क्या एक इंटरेक्शन है, प्रभाव है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी। यानी ढेर सारे स्पीसीज एक गिवन प्लेस पे रह रहे हैं, उसको हम लोग क्या मानेंगे? बायोटिक कम्युनिटी या बायोलॉजिकल कम्युनिटी या नॉर्मल कम्युनिटी भी बोल सकते हो। अब हम लोग रह रहे हैं तो हमारे साथ इंटरेक्शन है सॉइल के साथ, टेम्परेचर के साथ, वाटर के साथ, लाइट के साथ। यानी बायोटिक कम्युनिटी का जो उसके इन्वायरमेंट के साथ रोल जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? एक प्रकार का इको सिस्टम। अब ये इको सिस्टम कहाँ देख रहे हो? पानी में कि लैंड में कि फॉरेस्ट में, कहाँ कहाँ? तो ढेर सारे इकोसिस्टम बनेंगे। सारे इकोसिस्टम मिला के क्या कहलाएंगे? बायोम्स। और बायोम्स मिला के क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर, जो कि अर्थ बन गया। लेकिन आपका जो एनसीईआरटी लिखती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके 4 लेवल होते हैं: पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोम्स और आपका ऑर्गेनिज्म। यानी यहाँ पे इकोसिस्टम को नहीं रखा गया, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि वो भी नहीं होता, होता है। तो ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर बायोटिक कम्युनिटी, उसके बाद बायोम्स।
एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमें इकोसिस्टम बनाना होगा तो लिविंग की जरूरत होगी, नॉन लिविंग की, दोनों की? दोनों। हाँ, दोनों की जरूरत होगी, क्योंकि बायोटिक कम्युनिटी प्लस ऑर्गेनिज्म मिला के क्या कहलाता है बेटा? आपका पॉपुलेशन। यानी हमें रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ, दोनों की जरूरत होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल की इकोलॉजी की बात करें तो ये इसेंशियली कौन सी इकोलॉजी होती है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, मतलब उसकी कार्य, उस ऑर्गेनिज्म का उसमें क्या रोल है, फंक्शनल क्या रोल है, उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिज्म लेवल पे। Which try to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction. तो अगर ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात करते हैं तो इकोलॉजी इज अ फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, और जो आपका अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं ये एडाप्टेड होते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में, सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि रिप्रोडक्शन के लिए, दोनों के लिए होते हैं। You may have learnt in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and tilt of its axis causes annual variation in the intensity and duration of temperature. तो फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैग्नेटिज्म वगैरह, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा होगा तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्थ की टिल्टिंग कितनी होती है? 23 डिग्री। 11.2 डिग्री। हाँ, जो मेन एक्सिस से जो हिमालय अर्थ धुरी होगी, इससे अर्थ की एक्सिस टिल्टेड होती है ऐसे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या आता है? वेरिएशन आता है। तो आप लोगों ने शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसका फार्मूला भी आता है। ये देखो 23.4 डिग्री टिल्टेशन है, तो इसको बोलते हैं टिल्टिंग ऑफ अर्थ एक्सिस। ये वाला देखो, अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, देखो ये इक्वेटर है, ये एक्सिस है, तो ये जो रेड वाला है वो अर्थ एक्सिस है, तो मेन एक्सिस से टिल्टेड है, तो कितना? 23.4। ये डायग्राम देख सकते हो और अच्छा है। तो इस टिल्टिंग की वजह से क्या होता है भैया? आपका वेरिएशन आते हैं, किसके? अलग अलग प्रकार के आपके बनते हैं क्या? सीजन्स। तो जिसकी वजह से आपका ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन, दिस वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ साथ अगर प्रेसिपिटेशन भी देखा जाए तो एक किसी जगह का जो आपका बायोम्स फॉर्मेशन होता है, डेजर्ट, रेन एंड टुंड्रा, इसका बनता है टेम्परेचर प्लस प्रेसिपिटेशन। और बताइए, प्रेसिपिटेशन में खाली वर्षा आता है कि स्नो आता है कि दोनों आते हैं? बोथ। प्रेसिपिटेशन में रेन एंड स्नो बोथ, दोनों आते हैं बेटा, ये भी याद रखिएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि precipitation includes both rain and snow. Remember, precipitation includes both rain and snow. अब बेटा यहाँ पे आपका मेजर बायोम्स का टेम्परेचर वाइज और प्रेसिपिटेशन वाइज एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, आपको इसको पहचानना चाहिए। सब लोगों ने डाटा वाटा इसका लिखा होगा, हम आपको खाली उस डाटा को वेरी नहीं कराएंगे, बस पहचानेंगे कैसे होता है। तो जरा देखो, हमको पहचानना होगा। तो ये देखो टी दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये देखो कोन नुमा दिख रहा है, तो कैसा हो जाएगा? कोनीफेरस फॉरेस्ट। ये देखो तुम्हारा डी दिख रहा है, जैसे स्मॉल डी ऐसे बनते हैं, ऐसा दिख रहा है। और ये आपका जी दिख रहा है, तो ये हो गया ग्रासलैंड। और टेम्परेट और कोनीफेरस, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, कोनीफेरस के बीच में आता है टेम्परेट, और नीचे आएगा आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। तो कहने का मतलब, अगर हम इसको मिटा दें, क्या क्या है ये?
तो आप पहचान सकते थे आराम से। तो अब जैसे हमें देखना है यहाँ पे, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे देखो टी जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? टेम्परेट, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका टेम्परेट। रेड कोनुमा होगा, कॉनिफेरस टीनुमा होगा तो डेजर्ट, डेजर्ट टीनुमा होगा ग्रासलैंड तो ये इलेक्ट्रिक एंड आर्कटिक एंड अल्पाइन टंड्रा। तो आपको बस ये पहचान है। अभी आप देखिए, आपको अगर आपको टेम्परेचर तो टेम्परेचर देखना होगा तो आपको ऐसे रीड करिएगा, इस साइड से ऐसे ऐसे, ये वेरिएशन इन टेम्परेचर दिखाएगा। टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये टेम्परेचर का वेरिएशन। बताइए टेम्परेचर में तुम्हें सबसे कम तीर मैंने किसमें बताया है? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में। टेम्परेचर का वेरिएशन किसमें कम मिलता है? ट्रॉपिकल। सर आवाज आप बिल्डिंग कर रही है। आपकी रिपीट हो रही है आवाज। और आवाज किसी की वजह से, सब लोग अपना माइक बंद करो, सभी लोग बंद करो, सभी लोग। अब मेरी इरिटेट हो रही है आवाज? अब रिपीट नहीं हो रही ना? नो सर अब ठीक है। किसी की वजह से हो रही है। तो वेरिएशन इन टेम्परेचर सबसे कम कौन है? ट्रॉपिकल। अरे देखो तीर मैंने बनाया था, ये ऐसे चाहो तीर बना के लिख लो, लेस एंड मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। वेरिएशन इन टेम्परेचर। भैया टेम्परेचर में तो लेस वेरिएशन है, लेकिन क्या टेम्परेचर कम है क्या? हाई टेम्परेचर है। टेम्परेचर कम नहीं है, हाई है। कम मत समझना, है देखो आपका 20 के पार ही, लेकिन क्या होगा? वेरिएशन क्या है आपका? लेस। अब देखो जरा बताओ, सबसे ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन कहाँ दिख रहा है? ये वाला ग्रासलैंड। तो मोर वेरिएशन इन टेम्परेचर, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी इसका हमको दिख रहा है कि ट्रॉपिकल के लगभग बराबर पहुंच रहा है। अगर खींचो लाइन इसको, तो डिजर्ट में 25 है, डिजर्ट नहीं, ग्रासलैंड में 25 है, लगभग ट्रॉपिकल का भी उतने ही पहुंच रहा है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग किसका दिख रहा है? आपका ग्रासलैंड का। और कौन सब जीरो लेवल पे है? तो आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। अब मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, अब हमें देखो इस वाले को देखना है प्रेसिपिटेशन को, तो हम दूसरे कलर से देखते हैं। जब हम प्रेसिपिटेशन देखना हो तो इधर से, यानी हमें एक्स एक्सिस पे देखना होगा। ऐसे ऐसे, ये ऐसे देखना। तो जरा बताइए मिनिमम प्रेसिपिटेशन जोन कौन रहा? डिजर्ट। कौन रहा? डिजर्ट। और आपका देखिए सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल में आपका प्रेसिपिटेशन रहा, और अच्छा खासा उसका रेंज रहा। ठीक है, यही रीजन है कि ट्रॉपिकल की जो वर्षा भी अच्छा हुई, और ट्रॉपिकल में बेटा आपका टेम्परेचर कैसा रहा? कांस्टेंट रहा, ज्यादा वेरिएबल नहीं रहा। इस वजह से टेम्परेचर का एनवायरनमेंट कैसा होता है? प्रेडिक्टेबल होता है, कांस्टेंट होता है। यही कारण है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो अब इतना, इससे ज्यादा मत पढ़ना, यही बहुत है। ABCD करके पहचान लो, यही बहुत है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो आपको पता होगा कि कहीं कहीं का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइफ कहाँ पाई जाती है? फेवरेबल हैबिटेट में कि एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट में भी पाई जा सकती है? फेवरेबल के साथ साथ एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट में पाया जा सकता है।
एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट कौन कौन से होंगे, तो कहोगे कि स्कॉर्चिंग राजस्थान डिजर्ट, रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशियन ट्रेंचेस, टोरेंशियल स्ट्रीम एंड परमाफ्रॉस्ट यानी स्नो लेडन पोलर रीजन, हाई माउंटेन टॉप थर्मल स्प्रिंग, इवन जो आपका सड़ता हुआ कंपोस्ट, ये सब जगह पे यानी इवन इंस्टेंटाइन वगैरह में भी माइक्रो वगैरह पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन? मेघालय मौसिनराम। मौसिनराम, ये होता है मेघालय का। ट्रॉपिकल में तो यार होता ही है, उसमें क्या है, ट्रॉपिकल में तो सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। होता सेकंड टेम्परेट और कॉनिफरस फॉरेस्ट में सर, टेम्परेट और कॉनिफरस फॉरेस्ट में। तो आपको इस ग्राफ के हिसाब से कोनिफरस में ज्यादा दिखेगा, टेम्परेट में कम दिखेगा। ये मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, जैसे डेजर्ट हो गया, सी कोट हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया। ये बी वाला आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये देख के ही लग रहा है कि तुम्हारा क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और डेजर्ट और सी को पहचानना यानी सी कोस्ट को पहचानना आपके लिए आसान है। What are the key elements that leads to so much variation in the physical and chemical condition of different habitat? अब कहते हैं अलग अलग हैबिटेट में इतना वेरिएशन कैसे आ गया, तो कुछ ना कुछ की फैक्टर होगा। इसमें कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, और इसमें भी सबसे ज्यादा रोल कौन प्ले करता है, टेम्परेचर। वी मस्ट रिमेंबर दैट फिजिकल केमिकल, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या किसी हैबिटेट को डिसाइड करता है एबायोटिक कंपोनेंट की बायोटिक की दोनों? बोथ। यस यू आर राइट। तो बेटा याद रखना, वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजिको-केमिकल यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स एलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली। मतलब कि अकेला फिजिको-केमिकल यानी एबायोटिक कंपोनेंट ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट अकेले नहीं बता सकता। द हैबिटेट इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट आल्सो, जैसे कि पैथोजेंस, पैरासाइट, प्रेडेटर्स एंड कंपेटिटर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरैक्ट कॉन्स्टेंटली। तो नहीं किसी भी हैबिटेट को डिसाइड कौन सा फैक्टर करेगा, बायोटिक एबायोटिक की बोथ आप कहोगे दोनों। We assume that over a period of time, the organism had through natural selection evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat. और समय समय पे उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन के हिसाब से वो नेचर को अडॉप्ट करेगा, और जो मोस्ट फिट होगा उसका क्या हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन। Each organism has an invariably defined range of conditions that it can tolerate. हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग कंडीशन होता है, जैसे कि डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस, जो रिसोर्स जो यूटिलाइज करता है सबकी अलग अलग रेंज होगी, एंड अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम, ऑल दिस टुगेदर कंप्राइज द इट्स नीश। अब नीश समझना आपको जरा टफ लगता है, तो नीश मतलब होता है कि जो रिसोर्स वो यूटिलाइज करता है और उस हैबिटेट में उसका इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या फंक्शनल रोल है, ये टुगेदर दोनों मिलके क्या कहलाता है, उसका इकोलॉजिकल नीश। सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि एक ट्री है, समझाने की कोशिश करते हैं। अ ट्री, एक पेड़ है, एक पेड़ पे बेटा आपका बर्ड रह रही हैं 4 टाइप्स की बर्ड है। बर्ड की क्या है, 4 ग्रुप हैं, 4 स्पीसीज हैं, क्लोजली हैं, मिलते जुलते हैं। अब जरा बताइए बेटा, क्या ये चारों प्रकार का बर्ड का हैबिटेट सेम है? यस सर। सेम है तो क्या हो जाएगा, सेम हैबिटेट। इनहैबिटेड। लेकिन इनमें से एक बर्ड है
जो सीड खा रही है, सीड ईटिंग है, यानी इसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन अलग है। ये सीड खा रही है और ये क्या हर्बीवोर है। इसका फंक्शनल रोल अलग होगा। एक हो सकता है इंसेक्ट खा रही है, इंसेक्ट ईटिंग हो, ठीक है। तो ये क्या हो, इसका फंक्शन क्या कार्निवोर है। ये हो सकता है कि इसका रोल अलग हो, उस पेड़ पे जो भी इंसेक्ट आके उस पेड़ को नुकसान कर रहे हैं उसको खा जा रही है, इसका रोल अलग है। समझ रहे हो मेरी बात कि रिसोर्स भी यूज अलग कर रहा है। अच्छा देखो, रिसोर्स मतलब खाली खाना नहीं होता, रिसोर्स मतलब फूड एंड शेल्टर, रहने की जगह और उसका खाना, सब कुछ आता है रिसोर्स में। तो हो सकता है कि कुछ क्या हो रहा हो, उसके नीचे ब्रांच पे रह रहे हो और वहां पे अगर इंसेक्ट वगैरह आ रहे तो उसको खा ले रहे हो, या हो सकता है कुछ बड़ जड़ के पास जो भी इंसेक्ट जा रहे होंगे खराब करने के लिए, उनको खा ले रहे हो। तो कहने का मतलब होता है इकोलॉजिकल नीश में क्या आता है, रिसोर्सेस जो यूटिलाइज करता है और उसका उस इकोसिस्टम में क्या फंक्शनल रोल है। एक ट्री इकोसिस्टम का हमने एग्जांपल लेके आपको समझाया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्या आपका इकोलॉजिकल नीश दो लोगों का सेम हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है। सेम हो सकता है सर। नहीं हो सकता, इकोलॉजिकल नीश नेवर बी सेम, सेम नहीं हो सकता, हैबिटेट सेम हो सकता है, ठीक है। इस ग्रुप का क्या था, ये सीड ईटिंग थे, हर्बीवोर्स थे, ये था आपका कार्निवोर। इसका रोल अलग है, इसका रोल अलग है। तो दो ग्रुप यानी दो स्पीसीज का इकोलॉजिकल नीश सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल नीश कभी भी सेम नहीं होता है, हैबिटेट सेम हो सकता है। जैसे मेरा इकोलॉजिकल नीश या मेरा नीश अलग है, आपका नीश अलग है, सबका अलग अलग है। ये बात समझ में आई? सर हर एक इंडिविजुअल का नीच अलग अलग होगा। कैसे? Habitat can be same. Temperature. Temperature is the most important ecologically relevant environmental factor. टेम्परेचर सबसे ज्यादा इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। जरा देखते हैं कैसे। यू आर अवेयर दैट द, अब भैया टेम्परेचर ये सब का पढ़े, तुम सब पढ़े हो, जरा एक बात बताओ, टेम्परेचर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? मेटाबॉलिज्म, क्या भैया? एक्टिविटीज। और मेटाबॉलिज्म किसके जरिए होता है? एंजाइम्स के एंजाइमेटिक एक्टिविटीज से। अब बताइए, अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी तो क्या ज्यादा होगा? मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा। और अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? रोल उसका ज्यादा होगा, यानी फंक्शनल रोल ज्यादा प्ले कर रहा होगा, यही तो होगा ना। और अगर बेटा आपका एंजाइम क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए या डीनेचर्ड हो जाए, यानी हाई टेम्परेचर पे एंजाइम क्या हो जाते हैं? डीनेचर्ड। और लो टेम्परेचर पे एंजाइम क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव। तो इसका मतलब उस ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा। यही रीजन है कि हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया क्या हो जाता है? मर जाता है। लो टेम्परेचर बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है और उसकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। यही रीजन है कि फ्रिज में खाना खराब नहीं होता जल्दी, क्योंकि बैक्टीरिया उसको जल्दी खराब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इनएक्टिव हो गए। और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म भी पाए जाएंगे। तो याद करो, जैसे जैसे ज्यादा टेम्परेचर वाले रीजन में जाओगे तो वहां पे लोगों की पाए जाने वाली डेंसिटी ज्यादा होती है कि कम होती है? कम होगी। कम होगी। और जैसे जैसे बेटा आप लो टेम्परेचर वाले जगह पे जाओगे वहां पे भी लोगों की पाए जाने की डेंसिटी कम होती है। इक्वेटर पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर डाइवर्सिटी तो सबसे ज्यादा होती है ना। जैसे जैसे सब्जी ऊपर जाएंगे
वहाँ इस हिसाब से तो सर कम होना चाहिए, जब बड़े नहीं चाहिए। इक्वेटर पे आपका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, ये बात कहना गलत है भैया। आपका ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर, तो यहाँ पे ये पूरा इक्वेटर के पास जो रेखा गई है वहां पे जो पा जाएंगे वो तो खतरनाक होंगे, लेकिन आपका यहाँ पे भी कई जोन बनेगा ना कि यहाँ पे टेम्परेचर तो ज्यादा है लेकिन और भी फैक्टर जैसे कि वहाँ पे इन्वायरमेंट डेजर्ट है, तो डेजर्ट में आप बताओ डाइवर्सिटी ज्यादा होती है कम होती है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहाँ पे मिलेगा, कम होती है। कम होती है। ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ साथ आपका और भी रोल फैक्टर होते हैं, लेकिन ये इतना माना जाएगा कि जहां पे भी ज्यादा टेम्परेचर होगी वहां पे डाइवर्सिटी कम पाई जाती है, ठीक है। टेम्परेचर में वेरिएशन जहाँ ज्यादा होगा वहाँ डाइवर्सिटी कम होगी ना सर। वेरिएशन वेरिएशन भी इम्पोर्टेंट है, राइट। वेरिएशन इन टेम्परेचर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, मेंटेन होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सर जहाँ पर ये टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी ना। हाँ कांस्टेंट, लेकिन आपका वेरी हाई टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो कहीं कहीं पे जैसे सहारा डेजर्ट है, वहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे रहता है। डाइवर्सिटी कम मिलेगी कंपेयर टू ट्रॉपिकल, ठीक है। Yes, sir. और हर ऑर्गेनिज्म का या हर प्लांट का एक आपका टेम्परेचर या सबको टॉलरेट करने की एक सबकी रेंज होती है। जैसे मैंगो ट्री है, ये कहाँ पाया जाता है? इंडिया में, यानी लगभग गर्म जगह पे पाया जा रहा है, तो यानी ट्रॉपिकल रीजन में पाया जा रहा है। इंडिया सब ट्रॉपिकल कंट्री है, यानी इसके कुछ रीजन तो आपका जैसे केरला वगैरह क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, ठीक है। यानी वहां पे गर्मी ज्यादा दिखेगी आपको। और गर्मी क्या ज्यादा दिखेगी, ये समझ लो ट्रॉपिकल रीजन होने का मतलब वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे सपोज दैट केरला वगैरह चले जाओ या महाराष्ट्र चले जाओ, तो क्या महाराष्ट्र वगैरह में ठंड उंड पड़ती है? कुछ नहीं, वहां का टेम्परेचर लगभग पूरे साल के 12 महीने लगभग बराबर ही रहता है। सी ब्रीज के कारण। सी बीज नहीं, वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है। Equator type. और जो लेकिन आपका सब ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा कांस्टेंट नहीं होता। टेम्परेट कंट्री जैसे कि कनाडा और जर्मनी हो गया, यहाँ पे मैंगो नहीं पाया जाएगा। स्नो लेपर्ड नाम रख रहे हैं ठंडी जगह पाने वाला, स्नो मतलब बर्फीला, तो स्नो लेपर्ड आपका केरला फॉरेस्ट में नहीं पाया जाएगा। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, कई बार आया भी है। ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन ओशियन, ठीक है। You can appreciate the significance of temperature to living organism when you realize that it affects the kinetics of enzyme and through it the metabolic activity and other physiological function of the organism। तो आपको भी पता है कि एंजाइम की काइनेटिक्स को मेंटेन करता है टेम्परेचर। A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature। तो यानी ये ट्रू टेम्परेचर टॉलरेट होंगे, इसको क्या बोलोगे? यूरीथर्मल, जैसे कि बर्ड्स मैमल हो गए। But a vast majority of them are restricted to narrow range of temperature. Such organisms are called stenothermal। ऐसे ही आपको अगर ज्यादा सॉल्ट रीजन में पाया जाएगा तो उसको क्या बोलोगे? स्टीनो यूरी हेलाइन एंड स्टीनो हेलाइन। Can you think of few eurythermal and stenothermal animals and plants? चलो बताओ अगर तुम्हें याद हो। तो यूरेथर्मल में मेथेनोजेन, तो थर्मो एसिडोफाइल, सॉरी कौन होगा? थर्मो एसिडोफाइल। Sir, coconut, alternaria. हाँ वो तो होंगे, ठीक है। इसमें यूरीथर्मल लिख लो, बर्ड्स एंड मैमल्स। सर आप यूरी स्टेनो हेलाइन पूछ रहे हैं ना? हाँ थर्मल पे लिख लो, थर्मल। यूरीथर्मल क्या होगा आपका? Alternaria. सर यूरीथर्मल मैमल होंगे ना सर? हाँ बर्ड्स एंड मैमल बर्ड्स भी तो और होंगे। Birds and मैमल mammals. जाएगी ना सर इसमें। Both. सर जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा वो सब आएंगे यूरेथर्मल में। कौन? जो homeostasis होम्योस्टेसिस maintain करते हैं। मेंटेन रखे। हाँ 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 Homeostasis. कह सकते हो। प्लांट भी आते हैं लेकिन याद रखना।
Sir, some plants. Regulators. Very few है sir, some नहीं है. पोलर बियर हो गया, लिजर्ड हो गया, ये सब प्लांट वगैरह ये सब क्या होते हैं? स्टीनोथर्मल। थर्मल। कोकोनट भी स्टीनोथर्मल होगा। सर एग्जांपल लर्न करना होगा ये नहीं, कोकोनट वाला। नहीं नहीं, है नहीं। कोई जरूरी नहीं। सर स्टीनोहाइलाइन ऑस्टियोथीस हो जाएंगी, कॉन्ड्रोथीस हो जाएंगी. नहीं, उसमें भी एग्जांपल होंगे ना। In recent years, there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature. ये आगे वाले चैप्टर में मिलेगा लास्ट में। If this trend continues, would you expect the distribution range of some species to be affected? Yes. जो भैया नैरो जोन में रखते हैं, स्टीनो मतलब कि जिसमें टेम्परेचर का वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो इसका मतलब कि आपका वो क्या हो गए, अफेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा तो वहां पे रह नहीं पाएंगे। अब कहते हैं वाटर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ को जो इन्फ्लुएंस करता है आफ्टर टेम्परेचर। तो कहते हैं जो लाइफ की ओरिजिन हुई थी वो कहाँ से हुई थी भैया? वाटर में हुई थी, ठीक है? और इसकी अवेलेबिलिटी कम कहाँ पे? डिजर्ट में। और कई सारे ऑर्गेनिज्म उस हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं बेटा? एडॉप्ट कर लेते हैं। अब कहते हैं वाटर का क्या क्या डिसाइड करता है कि वाटर सही है? ये फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्वालिटी मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच। अब वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट और साल्ट कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, पीएच एंड साल्ट, ठीक है? इनलैंड वाटर ये क्या होता है? लेस देन 5, और सी में होता है 30 to 35, और हाइपर सलीन लगून में होता है ग्रेटर देन 100 इन सम हाइपर सलीन लगून्स। अच्छा, ये पीपीटी में नापा जाता है, पार्ट्स पर 1000 होता है बेटा, ट्रिलियन नहीं होता। जैसे तुम लोग पीपीएम पढ़ते हो, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है? तो वहां से लगता है ट्रिलियन होगा, नहीं 1000 है। अब भैया जो हाई टेम्परेचर सॉल्ट रेंज को टॉलरेट करेंगे उसको बोलेंगे यूरी हैलाइन, और जो लो टेम्परेचर लो साल्ट रेंज को टॉलरेट करेंगे उसको क्या बोलोगे? स्टीनो हैलाइन, ठीक है? तो यूरी हैलाइन में लिख सकते हो सैल्मन फिश, और जो शार्क होती है वो होती है स्टीनो हैलाइन। हालांकि आना होना है। यूरी में किसका लिखना है? यूरी हैलाइन में लिख लो सैल्मन। स्टीनो हैलाइन में लिख सकते हो शार्क। एग्जाम्पल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइट, अच्छा एक बात बताओ, एक आप लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ा था, याद करिए, जिसमें आता था एक तो आपका हाइपर सलीन लगून हो गया, एक और आता था ब्रैकिस वाटर। फियोफाइसी तो ठीक है, ब्रैकिस वाटर था तुम्हारा, इसका कंसंट्रेशन पूछा जा सकता है आपसे। More than inland, less than sea. यस राइट। इनलैंड से क्या होगा? इसका ज्यादा होगा, लेकिन सी वाटर से इसकी पीपीटी कम होती है, यानी कि इसको बोलते हैं ब्रैकिस वाटर, मतलब खारा पानी, हल्का खारा। यानी जहाँ पे नदियां समुद्रों से मिलती हैं तो वहां का पानी क्या होगा? ना ज्यादा Brackish. साल्टी ना ज्यादा मीठा, उसके बीच में, तो ब्रैकिस वाटर बोला। अब आपको भी पता है, अगर फ्रेश वाटर एनिमल को उठा के मरीन में डाल दो तो मर जाएगा। फ्रेश वाटर मरीन वाटर को उठा के क्या कर दो? फ्रेश वाटर में डाल दो तो भी मर जाएगा। कोई एग्जांपल बताओ इसका। तो कॉन्ड्रिक्टिस और साइक्लोस्टोम्स होंगे। यस, साइक्लोस्टोम से इसके एग्जांपल आ गए। तो याद करो साइक्लोस्टोम्स रहते कहाँ पे हैं? साइक्लोस्टोम रहते थे मरीन एनवायरनमेंट में, फ्रेश वाटर में जाते स्पॉनिंग के लिए। और spawning के लिए। स्पॉनिंग के लिए चली जाती थी मम्मी उसकी कहाँ पे?
फ्रेश Fresh वाटर water में। fresh तो water। रहने का तो एडाप्टेशन कहाँ पे है उसका, मरीन वाटर Marine। में। marine तो वो जैसे ही स्पॉनिंग करेगी तो मर जाएगी, क्योंकि उसको ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकती, तो मम्मी की डेथ हो जाती है। अब जो नया न्यूजान है उसकी जन्म कहाँ हुआ है, फ्रेश वाटर में। तो अब उसको फ्रेश वाटर से अगर मरीन वाटर में जाना होगा तो अपने आप में बदलाव करना होता है। तो कहते हैं ना, लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न बैक टू ओशन, मतलब सर कि लेकिन ऐसा उसको होता है क्यों है, जब वो अडेप्टेड नहीं है फ्रेश वाटर के लिए तो स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में क्यों जाते हैं? कौन सर यही साइक्लोस्टोम्स इसलिए मदर। जाते हैं क्योंकि उनका जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अगर फ्रेश वाटर में होगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। survive नहीं कर पाएगा। हाँ, कभी कभी उल्टा भी होता है, फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में भी जाते हैं। कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस, तो छोड़ो उसको, बस इतना तो जान लो याद कि भी नहीं है। हाँ। लाइट, तो भैया लाइट आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो याद करिए, अगर लाइट के जोन देखा जाए तो जहां तक लाइट जाती है उसको क्या बोलोगे, फोटिक जोन। 47 फिर जैसे लाइट धुंधला होता जाएगा फिर लाइट गायब हो जाएगा, तो जहां पे लाइट नहीं होता उसको बोलते हैं ए फोटिक जोन, जहां पे लाइट पाया जाता है उसको बोलते हैं लाइट वाला जोन, यानी फोटिक जोन। और फोटिक और ए फोटिक के बीच में जहां धुंधली लाइट होती है उसको बोलते हैं ट्यूलाइट जोन। कहते हैं ये जो सन है उसका पेनिट्रेशन पावर कितना है, 500 मीटर है। यानी फोटिक जोन कहां तक बनेगा बेटा आपका, 500 मीटर तक बनेगा। अब 500 मीटर के बियॉन्ड जाने पे क्या आपको पता चलेगा लाइट का? नो सर। नहीं। यानी 500 मीटर के बियॉन्ड जब जाएंगे तो वहां पे कोई भी सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो क्या 500 मीटर के नीचे जाने पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहता होगा? रहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं उसका एनर्जी सोर्स क्या होगा, तो कीमो Chemoautotrophs। ऑटोट्रॉफ होते हैं। और हाइड्रोथर्मल वेंट। हाँ, यस राइट। अब एक बार ये तुम्हारा ये पूछा गया कि रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी में जो सी में रहती है वो सबसे नीचे कौन पाई जाती है? रेड एल्गी। रेड। तो बढ़िया, रेड एल्गी सबसे नीचे पाई जाएगी, नहीं जोन कौन होगा, 40 की ही होगा, ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना सबसे नीचे पाई जाती है तो उसमें चली जाएगी। यानी 500 मीटर तक अगर लाइट का जोन है तो 100 मीटर तक तुम्हारा मान लो ग्रीन होगा, 200 मीटर तक तुम्हारा हो सकता है ब्राउन मिले, तो 300, 400, 450 मीटर तक में नीचे कौन मिलेगी, रेड एल्गी। तो आपको पता होगा, विब ग्योर पढ़ के आए होंगे सभी लोग। यस सर। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे एनर्जी वायलेट की होगी, इंडिगो की ब्लू, ग्रीन। तो रेड एल्गी क्या करती है, ब्लू और ग्रीन रेड को ऑब्जर्व करती है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और एक बात बताओ, अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होती है। मोर पेनिट्रेशन पावर। इस वजह से रेड एल्गी डीपेस्ट ग्रोइंग होती है। सॉइल, किसी भी एरिया का वेजिटेशन कैसा होगा, वहां का सॉइल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन सॉइल में रहते हैं, एक तो बेटा सॉइल में आता है सॉइल का कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन। कंपोजिशन मतलब किससे मिलके बना है, सॉइल के जो पार्टिकल है उसका साइज कितना बड़ा है, और एग्रीगेशन मतलब उसका जमावड़ा। जैसे गमले की मिट्टी रखो, तो एक गमले की मिट्टी तुम भरे दे, मोटे मोटे मिट्टी का जो कण थे मोटे मोटे थे, और अच्छे से उसको ठूस दिए, मतलब उसको अच्छे से गमले में बैठा दिए। और एक गमले में तुमने एकदम महीन मिट्टी रखी, ठीक है, चिकना कंपोजिशन था, क्ले टाइप का, और बहुत महीन थे तो उसके पार्टिकल अच्छे से बैठा दोगे। तो ग्रेन साइज, उसका कंपोजिशन और उसका एग्रीगेशन मतलब उसके पार्टिकल आपस में कैसे जुड़े हैं, ये क्या डिसाइड करेगा,
परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके क्या थे, ग्रेन साइज बड़े बड़े थे, बहुत अच्छे से मिट्टी बैठी नहीं, तो इसमें स्पेस रहेगा, पानी यहाँ डालोगे बड़बड़ा के रिस जाएगा, तो इसकी परकोलेशन पावर क्या हो गया, ज्यादा, ज्यादा लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो गया, पुअर। कम। इसका क्या हो जाएगा, परकोलेशन पावर पुअर है, नहीं जा पाएगा, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। और आपको चाहिए कैसा, 50-50। जैसे मान लो बालू भर दो, बालू में पानी डालो तो रुकेगा कि बह जाएगा, बह जाएगा, परकोलेशन ज्यादा हो। परकुलेशन मतलब रिसना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब उसको वाटर होल्ड रखना। और इसके साथ साथ इसका पीएच क्या है, मिनरल क्या है, टोपोग्राफी डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन इन एरिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या, सर ये टोपोग्राफी बताइए क्या मतलब? टोपोग्राफी क्या होता है। तो आपने टोपोग्राफी का मतलब अभी हम आपको फिगर से दिखा रहे हैं, उससे पहले एक बार बताइए, कभी कोई जमीन देखा है? यस सर। यस सर। जमीन जब देखे होगे तो कुछ क्या होते हैं, एकदम समतल जैसे होते हैं, यस सर। या कुछ में क्या होता है, उबड़ खाबड़ दुनियादारी। तो टोपोग्राफी आप ये देख सकते हो, ओके सर। समझ में आ गया ना, यस सर। कि उसका, मतलब वो प्लेन और हिली जो होता है। यस, राइट राइट। जैसे ये वाला देखो, ये देख लो, ये टोपोग्राफी दिखा रहा है कि अब यहाँ पे खेती कर रहे हो कि यहाँ कर रहे हो, कि हिल पे कर रहे हो कि यहाँ रिवर के पास कर रहे हो, कि ढलुआपन ज्यादा है, प्लेन्स है, वैली है, तो ये टोपोग्राफी डिसाइड करता है। ठीक है, तो हर जगह का वेजिटेशन अलग अलग होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या डिसाइड करता है परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो बोलोगे ग्रेन साइज, सॉइल कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। और पीएच, मिनरल और कंपोजिशन, टोपोग्राफी मिला लोगे तो ये किसी एरिया का वेजिटेशन डिफाइन करेगा। रिस्पांस टू ए बायोटिक फैक्टर, अगर ए बायोटिक फैक्टर से हमेशा अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, रेगुलेटर। जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बढ़ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, बदलता चला जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसको, कन्फर्मर। और कुछ हद तक क्या रहे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलता रहे, लेकिन एक लेवल के बियॉन्ड क्या हो जाए, रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर। उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल रेगुलेटर। अपने इंटरनल लेवल को मेंटेन करना क्या कहलाता है, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस। जैसे हमारे अंदर होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है, हमारा ब्लड का पीएच मेंटेन रहे, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, हमारे ब्लड और जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में जो भी सोडियम क्लोराइड, NaCl, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आयन का कंपोजिशन क्या रहे, मेंटेन, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। बॉडी में ज्यादा पानी भी ना हो ना कम पानी हो। तो होम्योस्टैसिस अलग अलग जगह पे अलग अलग मेंटेन किया जाता है। जैसे मान लो गर्मी बढ़ने जा रही है तो अब क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अब हमें होम्योस्टैसिस मेंटेन करना था तो हमने खुद से किया, पहले पसीना वसीना बहा के, तब भी नहीं होगा तो फिर क्या करो, अरे बहुत गर्मी है यार, भाग जाओगे, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। या तो क्या करोगे, एयर हम कंडीशन। लोग तो मान लो इंसान है तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशन लगा दिया, ठंडी में क्या लगा दिया, हीटर लगा दिया। हीटर। ठीक है, एक कैटेगरी बनता है रेगुलेटर की, आपको ये लाइन याद होना चाहिए, ये वाली बस। ठीक है, यानी ऑल बर्ड्स, मैमल और लोअर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन कम होंगे, जो थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों कर सकते हैं। अब मैमल इतना सक्सेस इसीलिए होगा क्योंकि ये क्या थे, थर्मो रेगुलेटर हैं, ऑस्मो रेगुलेटर थे।
कन्फर्मर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। तो ज्यादातर कन्फर्मर होते हैं, ज्यादातर रेगुलेटर होते हैं? कन्फर्मर ज्यादा होते हैं। कन्फर्मर ज्यादा होते हैं क्योंकि ये रेगुलेशन करना काफी एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रक्रिया है। लाइक दैट बेटा, अगर हम बात करें कि अगर आपका जैसे कितने लोग एसी को अफोर्ड कर सकते हैं? हर कोई नहीं कर सकता, राइट? इसलिए कन्फर्मर ज्यादा होंगे, तो लिख लेना। एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो लगभग ऑल प्लांट और 99% मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट नहीं रखते, यानी सिंपली कन्फर्मर होते हैं। अब बताओ, जैसे मान लो कि एक छोटी सी चिड़िया है हमिंग बर्ड, छछूंदर। अब ये बेटा एनिमल छोटे हैं, तो इनमें रेगुलेशन आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है, डिफिकल्ट है। मुश्किल क्यों है? साइज छोटा है ना, विथ सरफेस रिस्पेक्ट एरिया टू। तो जरा बताओ, एलिफेंट और जो तुम्हारा श्रीव है, इसमें से किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? श्रीव का। एलिफेंट का। एलिफेंट का ज्यादा है यार, क्या बात है? एलिफेंट का ज्यादा है सर। रिलेटिव टू वॉल्यूम नहीं बोला है ना तब तक। हाँ सही है। तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा हो जाएगा? एलिफेंट का। एलिफेंट। लेकिन अगर बॉडी के वॉल्यूम से कंपैरिजन करेंगे तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में जितना साइज छोटा होता जाएगा उतना सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। इस वजह से कहते हैं कि जो स्मॉल एनिमल होते हैं उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इस वजह से ऐसे में क्या होगा, हीट लॉस भी ज्यादा होगा, तो इनको हीट वगैरह मेंटेन करने में क्या होगा, बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हीट लॉस एंड हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। अच्छा एक बात बताओ, जितना स्मॉलर एनिमल होता है उसकी एक्टिविटी क्या होगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, क्योंकि भैया उसको क्या करना है, अपने बॉडी को कांस्टेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। ठीक है, माइग्रेट, अब ना मेंटेन कर पाए ना तो कन्फर्मर बन पाए, तो लोग कहते हैं चलो भाग चलते हैं। द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पोररली from the stressful habitat to a more hospitable area and return when stressful period is over in human analogy। जैसे कि आपको पता होगा केवलाडो नेशनल पार्क, याद होना चाहिए कहाँ पे पाया जाता है? भरतपुर राजस्थान में पाया जाता है। तो विंटर साइबेरिया वगैरह में ठंडी पड़ती है, रसिया याद कर लो। तो विंटर के समय में आएगा, गर्मी में नहीं याद रखना, वहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है और राजस्थान में गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे चले आते हैं साइबेरिया एंड एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से। अब कुछ लोग ना तो भाग पा रहे हैं, ना तो रेगुलेट कर पा रहे हैं, ना तो कन्फर्मर हैं। ये कहते हैं ऐसा करो, कुछ दिन के लिए काम धंधा बंद कर दो, चुप मार के पड़ो। सर जो इसको क्या बोलते हैं? रेगुलेशन कर हाँ? सर जो रेगुलेशन कर सकते हैं वही माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन कौन करेगा? माइग्रेशन कौन करेगा? जो स्टेनोथर्मल होते हैं, नहीं यूरीथर्मल होते हैं। बर्ड्स नहीं है, नहीं, बर्ड तो आपके यूरीथर्मल ही है, लेकिन वहां पे अब एरिया क्या हो गया? अब जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग कैसे हैं? यूरीथर्मल हैं। यूरीथर्मल क्या है? हम लोग तो आपके रेगुलेटर हैं, रेगुलेटर्स हैं। सर लेकिन बहुत कन्फर्मर ज्यादा- होते हैं वही तो माइग्रेट करेंगे ना, कन्फर्मर। ऐसा कुछ नहीं है, कन्फर्मल नहीं। सब कर सकते सर हैं। कन्फर्मर अरे सस्पेंशन यार कर देंगे ना। सुनो ना, तो हम लोग क्या है? रेगुलेटर हैं। यस जी सर। यस लेकिन अब गर्मी नॉर्मल पड़ेगी तो टिकोगे, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो क्या करोगे? शिमला हाँ चले जी, हाँ जाएंगे जी। सर। शिमला चले जाओगे। हाँ। तो अब ये सब जो बर्ड आते हैं क्या नॉर्मल ठंडे जगह से आते हैं कि एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन से आते हैं? वहां तो माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, कहाँ जिंदा रहेंगे, भाग आते हैं बेचारे। मतलब ये कोई भी हो सकता है, चाहे पार्शियल रेगुलेटर हो या कन्फर्मर हो या रेगुलेटर उसकी हो। एक अवकाती होगी ना, उससे ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ ठीक है। सर हम्म? जी हम ये पूछ रहे थे, सर माइग्रेशन दोनों करेंगे, चाहे स्टेनोथर्मल चाहे यूरीथर्मल हो? हाँ, इसका कोई मतलब नहीं था ना।
बेटा आप समझ नहीं रहे, स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल का मतलब होता है एक हाई रेंज को टॉलरेट करता है, एक लोअर रेंज को। तो रेंज मतलब ये होता है यार, देखो 0 से 10 टॉलरेट कर रहा है और एक है 0 से 2 टॉलरेट कर रहा है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया स्टीनो और ये हो स्टीनो गया यूरो। यूरोथर्मल। रेंज मतलब होता है ये एक मान लो 40 से 50 कर रहा है और एक 40 से 42 कर रहा है। ये क्या हो गया स्टीनो, ये हो गया ये यूरो हो गया और यूरो और स्टीनो। रेंज मतलब कि 2 पॉइंट के बीच की बात कर रहा है। ये तो क्या एक कम टेम्परेचर टॉलरेट कर रहा है, ज्यादा तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक हाई रेंज तक जा रहा है, Respect में कितना कर लोअर। सर एनसीईआरटी में से बर्ड और वो दिया, मैमल के एग्जांपल ही दी ना, तो इसलिए हम सोचे जो यूरीथर्मल होंगे वही करते हैं माइग्रेशन। यहाँ पे बर्ड्स तो आपकी क्या होगी, बर्ड क्या होगी बताओ। सर स्टेनोथर्मल यूरीथर्मल है ना सर? रेगुलेटर्स, अरे यूरीथर्मल भी है और क्या है, रेगुलेटर है, रेगुलेटर। रेगुलेटर मेन बोलेंगे उसको। ठीक है। तो यहाँ पे अब यूरीथर्मल मोड की बात ही नहीं चली, यहाँ पे रेगुलेटर और कन्फर्मर, सस्पेंड और माइग्रेशन की बात चली। जी, तो रेगुलेटर ही कन्फर्मर्स करेगा माइग्रेट नहीं माइग्रेशन। करेंगे। हाँ रेगुलेटर ही करेंगे भाई। हाँ, वही पूछ कन्फर्मर्स रहे नहीं थे। करेंगे ना सर माइग्रेट? कौन कह दिया, सब करेंगे यार। सर अच्छा, ठीक सस्पेंशन करेंगे ना कन्फर्मर, सर सस्पेंड होंगे। वो तो सस्पेंड करेंगे, अगर माइग्रेट कर पाएंगे तो माइग्रेट करेंगे, अगर उसके अंदर उतनी हाँ। ताकत होगी। हाँ, मतलब डिपेंड करेगा करेंगे। वो ऑर्गेनिज्म पर। लेकिन आपका जैसे कि ये देखिए यहाँ पे इस केस में कौन कर रहा है, रेगुलेटर कर रहा है कि कन्फर्मर कर रहा है, रेगुलेटर कर रहा है। बात खत्म। मतलब सस्पेंशन हो या माइग्रेशन, इस बात से मतलब नहीं कि आप कन्फर्मर या रेगुलेटर कोई भी कर उससे सकता है। उससे कोई उतना मतलब नहीं। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर मेजॉरिटी देखा जाए तो रेगुलेटर क्या होते हैं, माइग्रेटर होते हैं। माइग्रेटर। जी सर। और जो आपके प्लांट वगैरह होते हैं तो भाग तो सकते नहीं बेचारे, सस्पेंशन तो क्या अडेप्ट कर करें, लेते हैं। भागे सर समझ नहीं, एनिमल्स भी तो नहीं भागते, जैसे स्नेल्स हो गए, ये लोग भी तो। अरे स्नेल क्या यार, अब ऐसे मान लो भालू हो गया तुम्हारा, जी वो भी तो मैमल है। हाइबरनेशन। सर ऐसे तो सर हम लोगों के पास, अगर किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं, वो भी नैनीताल नहीं जाएगा, उसको भी इसी गर्मी में रहना पड़ेगा ना। हाँ तो ऐसा है, आप गलत डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हो, इसलिए रोके रहो अपने जरा, जी सर। गलत सोच में जा रहे हो। सिंपल सा याद रखो, सस्पेंड। अब ये नहीं भाग पा रहा है तो क्या करेगा, कुछ समय तक अपने आप को क्या कर लेगा, उसी इन्वायरमेंट में अपनी वर्क को रोक देगा। इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल, लोअर प्लांट लिखा है, वॉल स्पोर्स आर फॉर्म्ड व्हिच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। ये स्पोर बना देंगे, पेरेंट प्लांट मर जाएगा, अब वो स्पोर थिक वॉल्ड होगा तो जिंदा रहेगा, जब सुटेबल एनवायरनमेंट आएगा तो फिर जमना चल जाएगा। हायर प्लांट में भी ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो गर्मियों में आपने देखा होगा कई सारे पौधे सूख जाते हैं, लेकिन उसके अंदर सॉइल के अंदर क्या होता है, उसका राइजोम होता है, उसका कॉर्न होता है, फिर जैसे वर्षा आती है तो फिर क्या होते हैं, उग जाते हैं। तो ये भी क्या होगा, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी तो उसको हेल्प करते हैं। एनिमल्स में अगर इफ अनेबल टू माइग्रेट, अगर अब यार बर्ड ही तो देखो, साइबेरिया से जाना भरतपुर राजस्थान, हर कोई चला जाएगा क्या, नहीं, तो बर्ड तो चले गए। अब कह दो भालू चल जा तू, तो जा पाएगा बेचारा, नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए जो जा पाएगा वही तो भागेगा। तो इफ अनेबल टू माइग्रेट माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम, जो माइग्रेट नहीं कर पाएगा वो आपका उस समय से भाग लेगा। समय से भागने का मतलब कि कुछ समय तक कहेगा कि ऐसा समय आया ही नहीं, यानी अपने आप को क्या कर लेगा, एकदम इनएक्टिव कर लेगा। द फेमिलियर केस इज बियर्स गोइंग इन हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केप इन टाइम। तो क्या करता है कि जब विंटर आता है तो भालू एक गुफा में चुप मार के बैठ जाता है, खाना उन्हें अपने अचक के खा चुका होता है, और वो धीरे धीरे चुप मार के पड़ा रहेगा। और चुप मार के पड़ने का मतलब क्या हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो गई, स्लोज डाउन हो गई। मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लोज डाउन हो गई तो क्या हो जाएगा, आराम से गुजर जाएगा। और जब फिर नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फिर भालू उछल कूद मचाएगा। ठीक उसी प्रकार जो समर में आपको पता है पानी सूख जाता है, तो वहां पे जो मछलियां और स्नेल होती हैं वो क्या मर जाती हैं, नहीं,
वो क्या करती है, जो कीचड़ होता है उसके अंदर चली जाती है, तो गोज इनटू एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन विंटर स्लीप को बोलते हैं और एस्टिवेशन को बोलते हैं समर Summer स्लीप। sleep. एस्टिवेशन में जैसे कि समर में अगर मछलियां ऊपर रहेंगी तो सूख जाएंगी, मर जाएंगी। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मेनी जू प्लैंक्टन स्पीसीज इन लेक्स एंड प्लांट आर नोन टू इंटर डायपाथ। उस समय उसका डेवलपमेंट क्या हो जाता है, सस्पेंडेड। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइबरनेशन कहाँ होगा, एस्टिवेशन कहाँ होगा और डायपॉज कहाँ होगा, ठीक है, स्पोर कौन बनाएंगे, ये सब सस्पेंड के अंदर आएगा। स्केप इन टाइम क्या होता है, कहीं कुछ समय के लिए चुम मार के पड़ जाएंगे। व्हाट इज एडाप्टेशन? बनाएंगे ना, हाँ, स्पोर्ट जू प्लैंक्टन बनाएंगे ना। स्पोर यस सर, स्पोर्ट्स सर जो सस्पेंडेड डेवलपमेंट है। डायपॉज है वो तो फंजाई बैक्टीरिया लोअर प्लांट्स बनाएंगे स्पोर। भैया, अच्छा, ठीक स्पोर अलग चीज होती है। स्पोर आपका ठीक है। यहाँ पे देखो, बैक्टीरिया बना सकता है, फंजाई में स्पोर पड़ते हैं सेक्सुअल, लोअर प्लांट में स्पोर बनते हैं। जू प्लैंक्टन होता क्या, पहले ये बताओ। सर जो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं। एनिमल है ना, तो एनिमल में आपने स्पोर देखा है? नहीं हाँ? नहीं सर जू प्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं ना सर? कौन? माइक्रोस्कोपिक। सर बहुत माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं। पैसिवली फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। आर्थ्रोपोडा के मेंबर जू प्लैंक्टन में आते हैं, पता है कि नहीं तुम्हें? नहीं सर, ये नहीं पता। नहीं पता था ये। जू प्लैंक्टन जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन पे काम करते हैं उसको बोलते हैं जू प्लैंक्टन, ठीक है। और ये एनिमल ग्रुप होगा, और तुमने पोरीफेरा से चलो स्टार्ट हो जाओ, तो कौन से एनिमल ग्रुप में तुमने वो देखा है? क्या सर? क्या देखा है? अरे स्पोर फॉर्मेशन बेटा। हमेशा स्पॉन्जेस में जेम्यूल्स होते हैं ना, अंदर इंटरनल बडिंग होती है। हाँ, स्पॉन्जेस में जेम्यूल्स। स्पॉन्जेस में जेम्यूल्स होते हैं, इंटरनल बडिंग होती है। सर पोरीफेरा सिलेंटेटा में ही तो सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद तो सब सेक्सुअल शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो इसको टिनोफोर से। तुम्हारा जैसे मान लो ये ले लो, फाइसेरिया ले लो, तो क्या स्पोर बनाता है वो? प्रोटोगेस मैन ऑफ पार्ट। नहीं सर, लिवर नहीं। नहीं बनाएगा। ये सेक्सुअल स्पोर नहीं बनते उसमें? सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना सर। है ना सर, स्पॉन्ज है तो नहीं सर, कंफ्यूज हो गया। स्पॉन्जेस नहीं, वो सिलेंट्रेट्स है। हाँ, सिलेंट्रेट्स है। हाँ सर, स्पोर्स तो बनेंगे। अच्छा, डायनोफ्लाइलेट किस कैटेगरी में आएंगे? सर यही माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशिया आएगा कि नहीं आएगा बताओ? जी सर। यस सर। क्रस्टेशिया किस ग्रुप में हाँ आता सर, माइक्रोस्कोपिक है, आएगा। है? अरे किस ग्रुप में आता है? में होगा क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट क्रस्टेशिया बेटा, आर्थ्रोपोडा में Yes, आएगा। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड है। ठीक है, चलिए एडाप्टेशन। कहते हैं एडाप्टेशन मतलब होता है कि एनी एट्रीब्यूट, कोई भी हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, चाहे मार्कोलॉजिकल हो, चाहे बिहेवियरल हो, किसी भी प्रकार से आप क्या कर लो, इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लो, दैट इज कॉल्ड एडाप्टेशन। सबसे पहले एग्जांपल आता है कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिका डिजर्ट। कहते हैं जो नॉर्थ अमेरिका डिजर्ट में कंगारू रैट रहता है, वहां पे पानी है ही नहीं, तो अब ये कैसे अपने आप को क्या करता है, एडॉप्ट करता है। तो जो नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में जो कंगारू रैट रहता है, इसमें जो बेटा एडाप्टेशन होता है, ये होता है फिजियोलॉजिकल।
यानी यह जो फैट का क्या करता होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट करता है, और फैट के ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है बेटा, वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पानी ये नेवर ड्रिंक वाटर कहते हैं, पानी कभी नहीं पीता। तो फैट का ऑक्सीडेशन से जो वाटर निकला है उसका इस्तेमाल करता है वेरियस एक्टिविटीज के लिए। तो अब इसके मतलब इसमें जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, लिक्विड वाला होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड होना चाहिए? तो कहोगे कि यूरिन भी कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड, जिससे पानी कम लॉस। तो यानी ये कैसा अडेप्टेशन हो गया, फिजियोलॉजिकल, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। मेनी डेजर्ट प्लांट, ये वाला आपका मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन हो गया। नजल में क्या होता है, मेनी डेजर्ट प्लांट हैव अ थिक cuticle on their leaf surfaces and have their stomata arranged in deep pits to minimize water loss through respiration। अब बताओ, डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा अगर सरफेस पे होंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो जाएगा। तो स्टोमेटा कैसे पाए जाते हैं, संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म भी आपको याद होगा। और साथ ही साथ इसमें स्टोमेटा के साथ ही साथ स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो नाइट में होती है और दिन में बंद रहते हैं। और ऐसे प्लांट जिसमें स्टोमेटा ओपन्स ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे, कैम्प प्लांट, एसिड मेटाबॉलिज्म। और लीफ रहेगा तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा। तो क्या करते हैं बेटा, ये लोग लीफ को रिड्यूस कर देते हैं स्पाइन में और अपने स्टेम को बना देते हैं फ्लैशी, फ्लैटेंड और फोटोसिंथेटिक। इसका सर जो कैम प्लांट है, इनको फिजियोलॉजिकल नहीं एडाप्टेशन नहीं कर सकते, नहीं, कैम तो आपका जो कैम है, कैम साइक्लेज फिजियोलॉजिकल। जी सर, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है सर, कैम साइक्लेज फिजियोलॉजिकल। जी सर, ये बाकी जो लेकिन जो उसका रेगुलेशन क्या है, कैम साइकिल का जो रेगुलेशन है वो आपका हो गया, वो मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल हो गया। लेकिन जो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये तो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। और स्टोमेटा अंदर पा जाना, ये बाहर पा जाना, अपोन्सिया का लीफ ये हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल। फिलोक्लाड याद आ रहा है? तो फिलोक्लाड का एग्जांपल खाली अपोन्सिया होता है कि और कुछ है? यूफोर्बिया भी होता है। फ्लैटन स्टेम होगा तो फिलोक्लाड यानी कि अपोन्सिया, और यूफोर्बिया होगा तो सिलेंड्रिकल। साथ ही साथ अगर बेटा मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट में पाए जाए तो कोल्डर क्लाइमेट में जो मैमल्स पाए जाते हैं उनके अंदर क्या होता है कि आपको पता होगा कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा। तो आप में से सभी बच्चा जानते होंगे कि अगर जो हमारे हाथ पैर, जब हमें ठंड लगता है तो हम उसको सिकोड़ लेते हैं, यानी अंदर दबा लेते हैं, तो ठंड वहीं से ज्यादा, हीट लॉस ज्यादा होता होगा। तो ऐसे एनिमल जो मैमल जो कोल्डर क्लाइमेट में पाए जाते हैं उसकी एक्सट्रीमिटीज यानी लिम्स और ईयर्स शॉर्टर होते हैं टू मिनिमाइज हीट लॉस। इस रूल को हम लोग बोलते हैं एलन्स रूल। इसके बाद एक रूल आता है बर्गमैन्स रूल। अब कहते हैं व्हाट इज बर्गमैन्स रूल, तो बा से बर्गमैन, बा से बिग। तो अब तुम खुद भी जानते हो कि कोल्डर क्लाइमेट में पाया जाने वाला एनिमल स्मॉल साइज का होना चाहिए कि बिग साइज का होना चाहिए? स्मॉल साइज का। अरे बेटा अगर स्मॉल साइज का होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो इसे हीट लॉस बढ़ जाएगा ना। ऐसा होना चाहिए बिग साइज का। तो कहते हैं जो कोल्डर क्लाइमेट में एनिमल पाए जाते हैं उनमें बेटा आपका साइज कैसा होता है, बिग साइज, याद रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं बर्गमैन्स रूल। इसके बाद आपका जैसे एक्वेटिक मैमल होगा पोलर सीज में, यानी कि यहाँ पे ठंडी ठंडी है, तो उसमें क्या होगा, फैट की थिक लेयर पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लबर बिलो द स्किन दैट एक्ट एज इंसुलेटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट।
ठीक है ना। इतना तो बर्गमैन और आपका एलेंस रूल भी याद होना चाहिए और ब्लबर भी याद होना चाहिए। रोहतंग पास में जब जाते हो तुम, ऊंचाई पे जाते हो, ऊंचाई मतलब एल्टीट्यूड पे जाते हो, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है कम होता है? कम होता है। कम होता है कम pressure। होता है सर। लो प्रेशर होता है। और प्रेशर लगाते हैं गैस, यानी वहां पे PO2 की वैल्यू ज्यादा होगी कि लेस होगी? लेस होगी सर। सर लेस थोड़ा सा होगी। voice- लेस होगी। और PO2 की वैल्यू अगर लेस होगी यानी ऑक्सीजन कम होगा वहां पे, तो आप सांस लेने में आपको आराम मिलेगा कि तकलीफ होगी? तकलीफ डिफिकल्टी होगी। इन ब्रीथिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। लेकिन अगर मनाली में जो रोहतंग पास है वहां पे क्या तुम गए हो, तुमको डिफिकल्टी हो रही है ना? क्या वहां पे लोग नहीं रह रहे हैं? सर ये वो अडाप्ट कर गए हैं। अडाप्ट कर गए, यानी ये भी एक प्रकार का अडाप्टेशन होगा। तो शुरू शुरू में जब जाओगे नंबर ऑफ तुम्हें आदमी रहता है नौसिया, 100। मितली, फटीग, थकावट, हार्ट पल्पिटेशन, यानी दिल में क्या होगा, घबराहट होगी। सर बिहेवियरल एडाप्टेशन है ना ये? हाँ, सर बिहेवियरल एडाप्टेशन का एग्जाम। बिहेवियरल कैसे रहा? बिहेवियर से मतलब फिजियोलॉजिकल है सर ये। बिहेवियरल होता तो तुम्हारे अंदर RBC का नंबर बढ़ता। This is because in the फिजियोलॉजिकल है। low, हाँ, फिजियोलॉजिकल है सर। yes, ठीक है। the body does not enough oxygen, but gradually you get acclimatized and stop experiencing altitude sickness. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ना चाहिए, इसका मतलब RBC बढ़ जाएगा। और बताओ जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल कंडीशन में कितना ml ऑक्सीजन देता था टिश्यू को? 5 ml। 5 ml। 5 में। कहता भैया और दे दो। तो अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंडिंग एफिनिटी क्या करोगे? डिक्रीज कम हो करोगे, जाएगी। जिससे कि 5 कम हो ml जाएगी। मिल जाए। ठीक है, ये बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं तो इसलिए समझाना आसान हो यस गया। सर। यस सर। और आपको देखा होगा, फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव अ हायर रेड ब्लड काउंट देन पीपल लिविंग इन प्लांट्स। और रेड ब्लड काउंट मतलब RBC ज्यादा होगा तो RBC सरफेस पे क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के नंबर भी ज्यादा होगा और हीमोग्लोबिन रेडिश कलर का होगा। इसका Red। मतलब कि ललछुए लोग ज्यादा होते हैं जो हिली एरिया पे पाए जाते हैं। लाल लाल होते हैं टमाटर जैसे। टमाटर जैसे। बट देयर आर माइक्रोब्स, आर्कीबैक्टीरिया भी होते हैं जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रह सकते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। और एक कोई बैक्टीरिया बताओ जो होता है थर्मस एक्वेटिकस। मेनी फिश थ्राइव इन अंटार्कटिक वाटर, कई फिश अंटार्कटिक वाटर में भी रह लेती हैं। where the temperature is always below zero. How do they manage to prevent their body fluid from freezing? लिख लो, इनके पास एंटी फ्रीज प्रोटीन पाया जाता है। एंटी फ्रीज प्रोटीन। ठीक है, और हाई साल्ट कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से उनके, अरे तुम लोगों ने देखा होगा, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जमती नहीं। ठीक है, सर और इसका एक रीजन ये भी तो था कि अपर लेयर पे वो आइस जम जाती है जिसकी वजह से अंदर जो है इंसुलेशन का काम करती है। हाँ, मतलब अंदर का वो वाटर अलग चीज हो गया, वो तो हीट इंसुलेशन अलग चीज हो गया। सर वो प्रोटीन कौन सी थी? कौन सी? एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज प्रोटीन। नाम है उसकी एंटी फ्रीज। प्रोलीन कर सकते हो, और भी होते हैं, नाम ही ऐसा है एंटी फ्रीज प्रोटीन, प्लांट में आता है। ऑनलाइन डेंसिटी का पॉइंट कैसा? डेंसिटी सर वो ऑनलाइन देख रहा था ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि 4 डिग्री के नीचे डेंसिटी बढ़ती है तो आइस ऊपर ही फ्लोट करती रहती है तो नीचे इंसुलेशन देता है। तो यार वो बात हो गई कि मतलब जो सी हो गया तो सी में तुम्हारा बर्फ ऊपर बन गई एक लेयर मोटी सी। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया कि बर्फ की लेयर बनने से बाहर तो लग रहा है सब ठंडा ठंडा है, लेकिन उस कंपेरिजन में जो अंदर का पानी होगा थोड़ा सा गर्म होगा। ये नेचुरल एडाप्टेशन।
ठीक है, ये तो आपका ठंडा से बचने का एडाप्टेशन हुआ। लेकिन उसमें जो प्रोटीन होती है एंटी फ्रीज, मतलब क्या होता है कि भाई एक बार बताओ, अगर इस मछली का अंदर का साइटोप्लाज्म वगैरह सूख जाएगा, मतलब जम जाएगा, तो मछली जिंदा रहेगी मर जाएगी? मर जाएगी। तो जो एंटी फ्रीज प्रोटीन होते होंगे क्या होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देते होंगे, घटा देते होंगे? घटा देते होंगे। ये भगवान यार, फ्रीजिंग पॉइंट को और घटा बढ़ा देंगे देते तो होंगे। क्या होगा, जल्दी फ्रीज कर जाएगा। फ्रीज नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, बढ़ा फ्रीज देंगे। नहीं करेगा। चाहो तो लिख लो। एक्स्ट्रा सल्यूट भी कर सकता है ऐसा, मैंने अभी बताया ना, साल्ट, एक्स्ट्रा सल्यूट भी लिख सकते हो। एंटी फ्रीज प्रोटीन और एक्स्ट्रा सल्यूट। सर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा ना सर, 0 होगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो सर वो या तुम decrease केमिस्ट्री होगा सही ना। नहीं पढ़े हो। अच्छा बताओ, अच्छा हाँ ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करेगा, घटाएगा कि बढ़ाएगा? डिक्रीज करेगा। घटाएगा सर। रुको रुको रुको, डिक्रीज करेगा ना। ये माइनस में चला जाएगा ना। यस सर, डिक्रीज कर देगा ना। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज कर देगा। हाँ ठीक है, सॉरी हम दूसरे तरह का सोच गए। दे लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, बॉडी फ्लूइड के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा, घटा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फ्रीज नहीं करेगा। ओवरऑल फ्रीज नहीं करेगा। अब कैसे नहीं करेगा, ये तुम्हारा दिमाग है, केमिस्ट्री लगा लो अपनी। और ये जो तुम एक बोल रहे थे ना, ये जो बर्फ की लेयर वाला, तो बेटा वो बर्फ की लेयर का कोई मतलब नहीं रहा, वो तो मतलब इंसुलेशन की तरह काम करता है। सर इसमें तो नहीं सर, वो फिजिक्स में आ जाए। हम्म, कुछ नहीं सर। सर पॉपुलेशन बता दीजिए, पॉपुलेशन। बाकी ये बिहेवियरल याद कर लेना, ये होता है, लिख लेना, बिहेवियरल में आपका डिजर्ट लिजर्ट आता है। याद करो, जो सैंड होता है वो कैसा होता है, बोलो। ठंड, दोपहर के टाइम गर्म हो जाता है, इंसुलेटर जल्दी होता ठंडा है, हो कैसा जाता होता है, है, इंसुलेटर होता है। मतलब कि सैंड की अपर लेयर जल्दी गर्म होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो अंदर जाओगे तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो जब अंदर ठंडा रहेगा तो छिपकली बाहर आके क्या करेगी, धूप सेकेगी, और जैसे धूप ज्यादा होगी तो क्या होगी, अंदर चली जाएगी। इसीलिए याद करो, जो रेतीले जगह होते हैं वहां पे दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा और रात में टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, ठीक है? इसको बोलते हैं बिहेवियरल रिस्पॉन्स। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ठंडियों में जब जो जमीन यानी क्या ग्राउंड वाटर आता है, तो तुम्हें कैसा लगता है, गर्म लगता है, ठंडा लगता है? तो ठंडी में गर्म लगता है और गर्मी में ठंडा ऐसा लगता क्या है। होता है, वहाँ एसी लगा है क्या या कूलर लगा है? सर वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिफरेंट होता रहता है, तो उस वजह से यस, तो असल जो फ्लक्चुएशन होता है वो होता है बेटा हमारा, ये हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहां पे होता है। और जो आपकी जो हमारी ये है मिट्टी है, सॉइल है, ये इंसुलेटर है, यानी अपर लेयर ही गर्म और ठंडी होती है, तो नीचे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो जिसकी वजह से वो तो टेम्परेचर उसका ठंडियों में भी उतना ही होगा और गर्मी में भी उतना होगा। सपोज एक अंदाजा लेके चलते हैं कि मान लो नीचे का जो पानी आ रहा है ग्राउंड वाटर, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे तुम ऊपर रह लो तुम लोग, ये हमेशा चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, ये मेंटेन रहेगा 25 पे। अब गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर कितना है, 45-40 है। अब बताओ 45-40 में तुम रह रहे हो, तो उसकी तुलना में तुम्हें 25 क्या लगेगा, ठंडा लगेगा गर्म लगेगा? ठंडा लगेगा। ठंडा लगेगा। तुम्हें फील है बस, और कुछ। और ठंडियों में टेम्परेचर माइनस या 10 हो जाता है या 2 हो जाता है या 3 हो जाता है या माइनस में चला जाता है, गरम उसकी लगेगा। तुलना में 25 क्या लगेगा तुम्हें, गर्म। ये तुम्हारी फीलिंग है और कुछ नहीं है, उसका टेम्परेचर जैसे था वैसे ही था। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, गुण बोलते हैं,
जैसे हमारी डेथ हो सकती है, हमारी बर्थ हो सकती है, हम मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, लेकिन एक पॉपुलेशन बेटा, पॉपुलेशन में तो डेथ नहीं देखा जाएगा ना। डेथ रेट 100 लोगों में कितने लोग साल भर में मर गए, या 100 लोगों में कितने लोग साल भर में पैदा हो गए, या 100 लोगों में कितने लोग मेल हैं, कितने लोग फीमेल हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, डेथ रेट, बर्थ रेट एंड सेक्स रेशियो। एक क्वेश्चन आ चुका है 2020 में भी। तो पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट क्या होगा, डेथ होगा कि डेथ रेट होगा, डेथ रेट, बर्थ रेट और सेक्स रेशियो। रेशियो। अब एक होता है पर कैपिटा, यानी पर हेड देखा जाता है। बैरोफिल्स मतलब होता है कि जो हाई प्रेशर पर है। बैरो मतलब बैरोमीटर आता है टेम्परेचर वाला। अब जरा बताओ, किसी तालाब में 40 लोटस के प्लांट थे, तो अगले साल 8 लोटस के प्लांट मर गए, तो जरा बताइए डेथ रेट क्या होगा। 8/40। जितने मरे हैं 0.2। यस, ये क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, डेथ रेट। डेथ रेट। तो जितना पर कैपिटा मतलब पुराना जितना था उस पे कितने लोग नए आ गए या कितने लोग निपट गए, ये निकाल लेना डेथ रेट। और ये बहुत अच्छा फार्मूला आता है। सेक्स रेशियो में जैसे कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। इसके बाद पॉपुलेशन का, ह्यूमन पॉपुलेशन का एज पिरामिड बनाया जाता है। तो अगर एक्सपेंडिंग होगा तो प्री रिप्रोडक्टिव, ग्रेटर देन रिप्रोडक्टिव होगा एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। एक ट्रेंड चलेगा। अगर प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल टू रिप्रोडक्टिव हो गया तो स्टेबल, और अगर आपका प्री रिप्रोडक्टिव क्या हो जाए, लेस देन रिप्रोडक्टिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। ठीक है। तो इंडिया की पॉपुलेशन इस समय कैसी है, एक्सपेंडिंग है, यानी यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है। और चाइना की पॉपुलेशन कैसी है, डिक्लाइनिंग। वहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव मतलब प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है। तो जल्दी ये लोग क्या हो जाएंगे, पैदा करके बूढ़े हो जाएंगे। जब तक ये जाएंगे तब तक क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिगर भी देके और आपको डाटा देके। अब कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो सकती है, नंबर में हो सकती है कि किसी और चीज में हो सकती है। तो कहते हैं जनरली पॉपुलेशन डेंसिटी को हम नंबर में मानते हैं। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी का नंबर आप कम से कम भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है। तो साइबेरियन क्रेन जो मान लो 10 ही आ गई तो वो भी क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। किसी पॉइंट में क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज जो रह रही है वो भी पॉपुलेशन हो जाएगी। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग एन से नापते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर में नापना बेकार हो जाता है, जैसे कि इन द केस ऑफ पार्थेनियम। तो 200 पार्थेनियम के पौधे और वहीं बगल में एक बनियान का बड़ा सा ट्री। तो नंबर देखोगे तो एक बनियान का ट्री है और पार्थेनियम 200 है, तो हम तो बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी किसका ज्यादा हो गया, पार्थेनियम का। लेकिन आपको पता है पार्थेनियम की क्या औकात है उस बनियान ट्री के सामने। तो उस बनियान ट्री पे हो सकता है लाखों इंसेक्ट रह रहे हों, हजारों बर्ड्स रह रही हों, बंदर चिड़िया चूहे सब रह रहे हों, यानी वो एक प्रकार का इकोसिस्टम लिया पड़ा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि डेंसिटी का पैरामीटर बेकार हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, परसेंट कवर बायोमास। ज्यादातर नापते किसमें है, डेंसिटी को नंबर में, लेकिन परसेंट कवर ऑफ बायोमास के टर्म में भी नापा जा सकता है जब आपका नंबर मीनिंगफुल ना हो। इसके साथ ही साथ नंबर के टर्म में हर जगह की डेंसिटी नाप लो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि आप गए, आपने तालाब में जाल फेंका और 2 मछली पकड़ में आई, तुम कहोगे यार यहाँ मछलियां कम है, मछलियों की पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है। और तुमने तालाब में जाल फेंका और 1000 मछलियां आ गई, तुम कहोगे बहुत मछली है यार, आओ मारते हैं, यानी वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने का नंबर के अलावा परसेंट बायोमास कवर भी हो सकता है और अलग अलग इनडायरेक्ट मेथड भी हो सकते हैं। अब जाहिर बात तालाब में कितनी मछलियां ये तो गिनने कोई जानता नहीं होगा, तो कैसे पता चलता होगा यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी इस तालाब में मछलियों की ज्यादा है, इस मछलियों में कम है। तो कैसे होता है, परसेंट
ट्रैप, एक बार जाल डालो, मछलियां ज्यादा आई जाल में तो यानी मछली ज्यादा थी, कम आई तो मतलब मछली कम थी। इसके बाद जो टाइगर सेंसस होता था, तो क्या उसको आप लोग एक एक टाइगर को गिनने गए थे? नहीं, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, उसका फीकल पैलेट देखते थे और पगमार्क के जरिए हम लोगों ने पता कर लिया कितने टाइगर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो 3-4 लेक्चर में खत्म कर देंगे इसको। ओके थैंक सर, यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। चलिए बाय बाय। थैंक यू सर।